नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत बेहतर होंगे, बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं राकेश याग आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान का अड्डा पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं अगले पार्ट की। आज हम बात करेंगे हृदय की क्रियाविधि के बारे में। हृदय किस प्रकार से काम करता है, हृदय की कार्य प्रणाली के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, हम पिछले वीडियो में पढ़े थे कि हमारा जो हृदय वो किस प्रकार से बना होता है, यानी हृदय की बनावट हमने पढ़ी थी। और आज हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे हृदय की क्रियाविधि के बारे में, यानी वो काम कैसे करता है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा जो हमारी रक्त वाहिनियां होती हैं, जो नसें होती हैं, नस जिसको बोलते हैं, वेन जिसको बोलते हैं, नस यानी धमनी और सीरा, उनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत दमदार वीडियो होने वाला है। आप वीडियो को अंत तक देखिए, अंत तक बने रहिए। मैं आपको इतनी जबरदस्त बातें बताऊंगा 10th क्लास के लिए, जो आपको अच्छे से याद हो जाएंगी और आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना और जो भी मैं इंपॉर्टेंट बातें बताता हूं उनको नोट करते चलना, जिससे कि आपको याद हो जाए। इसके साथ साथ मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। इसके साथ साथ आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर फॉलो करने के लिए आपको प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा और प्ले स्टोर में जाके एक टेलीग्राम ऐप आती है, उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद ऊपर आपका जो सर्च बटन होता है उसके अंदर आपको ज्ञान का अड्डा लिखना है और हमारा चैनल आपको मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लेना। जो भी क्लास का अपडेट होता है, जो भी कोई अपडेट होती है या कोई बात बतानी होती है आपको, या फिर कोई पीडीएफ वगैरह देना होता है, तो उसी टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलते हैं। सभी से अनुरोध करता हूं कि टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, जिससे आपको आपकी तैयारी में निखार ज्यादा और आ जाए। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, बहुत बेहतर वीडियो होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे हृदय की क्रियाविधि के बारे में, हृदय की क्रियाविधि के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन मैं अगर बता दूं आपको, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। कौन से चैनल को? ज्ञान का अड्डा चैनल को। कौन से चैनल को बच्चा? ज्ञान का अड्डा। ज्ञान का अड्डा, ज्ञान का अड्डा चैनल को आपको क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। और हमारी क्लास किसकी? ये साइंस की क्लास है, बहुत बेहतर क्लास है ना। चलिए अब हम चर्चा करते हैं किसकी? हृदय की क्रियाविधि की चर्चा करते हैं। हृदय की क्रियाविधि, हृदय की क्रियाविधि। चलिए हृदय की क्रियाविधि के बारे में चर्चा करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग बातें मैं आपको बताऊंगा। हृदय की क्रियाविधि, देखिए हृदय की क्रियाविधि के बारे में चर्चा करें तो जो हृदय है उसमें मैंने आपको कल बताया था 4 पार्ट होते हैं, 2 आलिंद होते हैं और 2 नीले होते हैं। 2 आलिंद और 2 नीले मैंने कल आपको बताया था, बिल्कुल बताया था। आज हम जो चर्चा करेंगे वो इसी क्रियाविधि के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। यानी वो जो भाग होते हैं ना, 4 भाग, वो काम किस प्रकार से करते हैं, वही चर्चा हम करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको जो बातें बताऊं उसी अनुसार आपको याद रखना है। सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है दाएं नीले, दाएं आलिंद से स्टार्ट करना है। कहां से स्टार्ट करना है? दाएं आलिंद से स्टार्ट करना है। चलिए मैं थोड़ा सा चित्र बनाने की कोशिश करता हूं, समझ लो, समझने में कोई दिक्कत नहीं। एक बार मान लो इस प्रकार से हमारा हृदय बना है। इस प्रकार से बना नहीं होता है, मैं आपको इसका वो बताऊंगा, टेंशन मत लो। इसका जो चित्र होता है वो भी मैं आपको समझाने वाला हूं, है ना। इस प्रकार से इसके नीचे होता है, इस प्रकार से ये नीले, एक ये नीले हो गया, इस प्रकार से ये बना होता है। ऊपर वाले 2 आलिंद होते हैं, नीचे वाले 2 क्या होते हैं? नीले होते हैं। लेकिन इस प्रकार से समझाने के लिए मैंने बनाया है, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट न हो और आप समझ भी जाओ। ऊपर वाले आलिंद होते हैं, नीचे वाले नीले होते हैं, मैंने कल आपको बताया था। ऊपर वाला ये जो है ना, ये है दायां आलिंद। ये क्या है? दायां आलिंद है। तो सबसे पहले जो हमारी क्रियाविधि है वो यहीं से स्टार्ट करनी है, हमें यहीं से स्टार्ट करनी है। तो समझना, सबसे पहले हम लिखेंगे CO2 युक्त अशुद्ध रुधिर। CO2 युक्त अशुद्ध रुधिर ऊपरी महाशिरा तथा निम्न महाशिरा से, ऊपरी महाशिरा तथा निम्न महाशिरा से कहां आता है? दाएं आलिंद में आता है। दाएं आलिंद में आता है। समझना, मैं आपको एक एक बात बताऊंगा, एक एक क्रम से बताऊंगा, वो क्रम से ही आपको याद रखनी है, जिससे कि आपको अच्छे से याद हो जाए। सबसे पहले में याद रखना है CO2 युक्त अशुद्ध रुधिर कहां से आएगा? ऊपरी महाशिरा और निम्न महाशिरा से कहां आएगा बच्चा? दाएं आलिंद में आता है। कहां आता है? दाएं आलिंद में आता है। अब समझना, देखो मैंने यहां पर बताया है CO2 युक्त,
जिस रक्त के अंदर CO2 घुली होती है उस रक्त को बोलते हैं बच्चा अशुद्ध रुधिर। क्या बोलते हैं? अशुद्ध रुधिर। और जिसके अंदर ऑक्सीजन घुली होती है उसको बोलते हैं शुद्ध रुधिर। अशुद्ध और शुद्ध आपको समझ में आया? जिसके अंदर CO2 घुली है वो अशुद्ध और जिसके अंदर ऑक्सीजन घुली है वो क्या है? शुद्ध रुधिर। तो ध्यान रखना, सबसे पहले CO2 युक्त जो अशुद्ध रुधिर होता है वो किसके द्वारा? ऊपरी महाशिरा। महाशिरा का मतलब एक ये नस है, एक रग है हमारी, नस है हमारी, एक नाड़ी है जिसको एक का नाम शिरा होता है, एक का नाम धमनी होता है। शिरा और धमनी क्या होती हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब हम ये टॉपिक क्लियर कर लेंगे ना उसके बाद मैं आपको इसी का टॉपिक करवाने वाला हूं। तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि जो CO2 युक्त अशुद्ध रुधिर होता है वो कहां आता है? ऊपरी महाशिरा और निम्न महाशिरा। अब ऊपरी महाशिरा कौन सी है? जैसे आपको पता है ये जो हमारा यहां पर हृदय है, ये हृदय है, ठीक है। हृदय से ऊपर का जो भाग है ना, जैसे मस्तिष्क हो गया, हमारी आंख कान नाक हो गई है ना, ये जो भाग है ये भाग कहलाता है ऊपरी भाग। और हृदय से नीचे का जो भाग है वो कहलाता है निम्न भाग यानी निचला भाग। निम्न भाग मतलब निचला भाग। तो हृदय से ऊपर का जो भाग है वहां से भी क्या आता है? वहां से भी रक्त आता है, नीचे से भी रक्त आता है। तो ऊपर से जो रक्त आता है उसको बोलते हैं ऊपरी महाशिरा के द्वारा। किसके द्वारा आता है? ऊपरी महाशिरा के द्वारा। और नीचे हृदय से नीचे से जो रक्त आता है ना, पूरे शरीर से नीचे से, उसको बोलते हैं निम्न महाशिरा से आने वाला रक्त। तो CO2 युक्त अशुद्ध रुधिर है वो सबसे पहले कहां आता है? ऊपरी महाशिरा और निम्न महाशिरा दोनों महाशिराओं से होता हुआ कहां आ जाता है? दाएं आलिंद में आ जाता है। अब समझना, ये मान लो हमारा यहाँ पर सिर है, मतलब मस्तिष्क है, ये हमारे नीचे हाथ पैर है ना, ये नीचे हमारे हाथ पैर है, इस प्रकार से मान लो, ठीक, इस प्रकार से। तो यहां से जो रक्त जाएगा ना वो जाएगा निम्न महाशिरा से, और ऊपर से जो रक्त आएगा वो कहां से आएगा? ऊपरी महाशिरा से। और कहां आ जाएगा दोस्तों? यहां पर आ जाएगा। कहां पर आ जाएगा? इस भाग में, यानी इस दाएं आलिंद में आ जाता है। कहां आ जाता है? दाएं आलिंद में आ जाता है। ये बात आपको समझ में आई? बिल्कुल आई। कहां आ जाता है बच्चा? दाएं आलिंद में आ जाता है। तो रक्त दाएं आलिंद में आ गया। अब दाएं आलिंद से कहां जाएगा? अब आप खुद सोच सकते हो बच्चा कि ये जो रक्त है, अब इस रक्त को जाने के लिए रास्ता कहां पर है? इसको जाने के लिए रास्ता यही तो है, यही तो रास्ता है, यहीं से जाएगा। अब ये ऊपर दायां आलिंद आ गया तो नीचे क्या जाएगा? दायां निल्य आ जाएगा। क्या जाएगा बच्चा? दायां निल्य आ जाएगा। ऊपर दायां आलिंद तो नीचे क्या होता है? दायां निल्य होता है। तो समझना, जैसे ही दायां आलिंद में आता है रक्त, फिर दायां आलिंद क्या करता है? अपने आप इस प्रकार से सिकुड़ता है। दायां आलिंद इस प्रकार से क्या होता है? सिकुड़ता है। सिकुड़ने का मतलब संकुचित होता है। क्या होता है बच्चा? संकुचित होता है। तो यही बात मैं आपको बताने वाला हूं कि दाएं आलिंद में संकुचन से, दाएं आलिंद में संकुचन से यह अशुद्ध रुधिर कहां आ जाता है? यह अशुद्ध रुधिर दाएं निल्य में आ जाता है। कहां आ जाता है? दाएं निल्य में आ जाता है। क्या बात है, जबरदस्त बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई है। याद रखना, सबसे पहले खून यहां आएगा। कौन सा खून आएगा? अशुद्ध खून आएगा। किसके द्वारा आएगा? ऊपरी महाशिरा और निम्न महाशिरा से आएगा। कहां पर? दाएं आलिंद में आता है। फिर दायां आलिंद इस प्रकार से सिकुड़ता है। इस प्रकार से सिकुड़ेगा तो इसका मतलब उसमें संकुचन होता है। तो यही बात मैंने बताई है कि दाएं आलिंद में संकुचन से, किससे? संकुचन से, यानी जब ये सिकुड़ता है इस प्रकार से, तो सिकुड़ने से ये जो अशुद्ध रुधिर था, ये अशुद्ध था जो हमने पीछे से लाया था ना CO2 ऊपरी महाशिरा और निम्न महाशिरा से, ये अशुद्ध रुधिर था। तो इस दाएं आलिंद में संकुचन से यह अशुद्ध रुधिर कहां चला जाता है बच्चा? दाएं निल्य में चला जाता है। कहने का मतलब ये रुधिर कहां आ गया? ये रुधिर यहां पर आ गया। कहां पर आ गया? इस भाग में। अब समझना, यहां से ये कहां जाएगा? यहां से ये इसमें तो जा नहीं सकता क्योंकि बीच में दीवार है। यहां से यहां भी नहीं जा सकता क्योंकि यहां पर ये बीच में दीवार है। तो फिर जाता कहां है? ये इसी में थोड़ी रहता है, बिल्कुल नहीं रहता। दोनों तरफ जाता है, यहां भी आता है, यहां भी आता है। अब समझना, ये जो भाग है ना, ये भाग इसको बोलते हैं दायां निल्य। अब दाएं निल्य के इस प्रकार नीचे की बात बोल रहा हूं, नीचे एक नलिका निकली होती है, एक रग निकली होती है, एक नस निकली होती है। और वो नस कहां जाती है? यहां से नस निकलती है, वो नीचे से निकलती है। इसकी ये जो भाग है ना ऊपर वाला, ये मान लो ऊपर वाला भाग है, इसके नीचे से इस प्रकार से रग जाएगी, एक नस जाएगी। वो कहां जाएगी? यहां से निकल के यहां से एक नस जाएगी, वो जाएगी हमारे फेफड़े में। कहां जाती है? फेफड़े में जाती है बाबू। कहां पर जाती है? फेफड़े में। एक फेफड़े में इस साइड चली जाती है, एक दूसरे फेफड़े में चली जाती है, मतलब दोनों फेफड़ों में चली जाती है एक एक रग। दोनों फेफड़ों में एक एक रग चली जाती है। आ रही है ना बात समझ में? बिल्कुल सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूं।
जैसे ही दाएं आलिंद से रक्त कहाँ आया, दाएं नीले में आया, फिर दायां नीले भी यहां से इस प्रकार से सिकुड़ता है, इसमें भी संकुचन होता है। तो जब इस रक्त के ऊपर दबाव पड़ेगा तो ये ऊपर वापस नहीं जा पाता, क्योंकि ऊपर तो इस प्रकार से वाल लगे होते हैं, वो वाल इस प्रकार से ऊपर नहीं जाने देते, वो उसको आगे ही धकेलते हैं, है ना। इसमें यहाँ पर वाल लगे होते हैं, वो वाल ऊपर नहीं जाने देते वापस रक्त को। यानी जैसे ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, वो क्या कर लेंगे, वाल इस रास्ते को बंद कर लेंगे, तो खून फिर कहां जाएगा, खून जाएगा बच्चा इस नलिका के द्वारा। कौन सी नलिका के द्वारा, इस नलिका के द्वारा। और इस नलिका को बोलते हैं पल्मोनरी धमनी। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी धमनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, पल्मोनरी धमनी बोलते हैं, ध्यान रखना, क्या बोलते हैं, पल्मोनरी धमनी बोलते हैं। तो मैं आपको क्या बताऊं, नेक्स्ट बात आपको बताऊं, तो उससे पहले आप समझ लो कि जैसे ही CO2 युक्त जो रुधिर है वो ऊपरी महाशिरा और निम्न महाशिरा से दाएं आलिंद में आता है, और जब दाएं आलिंद में संकुचन होगा तो वो रक्त कहाँ आ जाएगा, दाएं नीले में आ जाएगा। और जब दाएं नीले में संकुचन होगा, दाएं नीले में संकुचन से, दाएं नीले में संकुचन से यह अशुद्ध रुधिर शुद्धिकरण के लिए पल्मोनरी धमनी से होता हुआ, पल्मोनरी धमनी से होता हुआ फेफड़ों में चला जाता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, यहां तक आपको बात आई होगी समझ में। भाई फेफड़ों में ये शुद्ध क्यों होता है, क्योंकि इस रक्त के अंदर CO2 जो थी ना, CO2, उस CO2 को ये फेफड़ा क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। अब उस अशुद्ध रुधिर में से, यानी उस खून में से CO2 बाहर हो गई, इसका मतलब उसका क्या हो गया, शुद्धिकरण हो गया, और उसके अंदर क्या मिला दी, ऑक्सीजन मिला दी। जैसे ही फेफड़े के पास जाता है, तो फेफड़े के पास हम जब सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़े में क्या पाई जाती है, ऑक्सीजन पाई जाती है। तो खून जब फेफड़े के पास जाता है तो उस खून में से फेफड़ा क्या करता है, उस CO2 को बाहर निकाल लेता है, और उस खून में क्या मिला देता है, ऑक्सीजन मिला देता है। यानी पहले वो अशुद्ध था, अब वो शुद्ध हो गया, क्योंकि उसमें से CO2 बाहर निकाल ली और उसमें क्या मिला दी, उसमें मिला दी ऑक्सीजन। क्या मिला दी बच्चा, उसमें ऑक्सीजन मिला दी, ध्यान रखना। अब यही बात मैंने आपको ये बताई है कि जैसे ही दाएं नीले में संकुचन होगा, तो इस दाएं नीले में संकुचन होने से ये जो अशुद्ध रुधिर था, जो ऊपर से आया था, वो अशुद्ध रुधिर शुद्धिकरण के लिए जाता है, शुद्ध होने के लिए। कहां पर, शुद्ध होने के लिए कहां पर जाता है, फेफड़ों में जाता है। लेकिन कौन सी धमनी के द्वारा जाता है, पल्मोनरी धमनी के द्वारा जाता है। कौन सी धमनी के द्वारा बच्चा, पल्मोनरी धमनी के द्वारा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कौन सी धमनी के द्वारा, पल्मोनरी धमनी के द्वारा। ये अशुद्ध जो रुधिर है, पल्मोनरी धमनी के द्वारा ये जो अशुद्ध रुधिर है वो शुद्धिकरण के लिए कहां जाता है, फेफड़ों में जाता है। कहां जाता है, फेफड़ों में जाता है। कहने का मतलब खून कहां पहुंच गया, ये जो खून था ना, ये खून यहां पर पहुंच गया। अब इस खून में से फेफड़ा ऑक्सीजन बाहर निकाल, CO2 बाहर निकाल लेता है और उसमें ऑक्सीजन मिला देता है। कहने का मतलब खून का शुद्धिकरण कर देता है। क्या कर देता है, खून का शुद्धिकरण कर देता है। कौन, हमारे फेफड़े। ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आई, यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। यानी हमारा खून अशुद्ध था, वो क्या हो गया, शुद्ध हो गया। अब शुद्ध होते ही यहां से एक नलिका और निकलती है, और वो नलिका जुड़ती है बच्चा इस भाग से। इस भाग को बोलते हैं बायां आलिंद। क्या बोलते हैं, बायां आलिंद बोलते हैं। कहने का मतलब इस फेफड़ों से, इस दाएं नीले से जो नलिका जाती है उसको तो बोलते हैं पल्मोनरी धमनी, और फेफड़ों से इस बाएं आलिंद में जो जुड़ी होती है नलिका, उसको बोलते हैं, इस भाग को बोलते हैं दायां आलिंद, और दाएं आलिंद से जो जुड़ी होती है ना उसको बोलते हैं पल्मोनरी शिरा। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी शिरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, पल्मोनरी शिरा बोलते हैं, पल्मोनरी शिरा बोलते हैं। यानी यहां से जो नलिका गई थी उसका नाम था पल्मोनरी धमनी, और यहां से इस भाग में जो नलिका आई है ना, बाएं आलिंद में जो नलिका आई है, उसको बोलते हैं पल्मोनरी शिरा। अब समझो, जैसे ही खून शुद्ध हुआ तो वो खून इस भाग में नहीं आएगा, इस नलिका में वापस नहीं आएगा। वो कौन सी नलिका में जाएगा, ऊपर वाली नलिका में चला जाता है, इस वाली नलिका में। तो इस नलिका से खून कहां जाता है, बाएं आलिंद में जाता है। तो यही बात मैं आपको बताने वाला हूं। यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। चलिए, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं।
अब आगे बढ़ते हैं, हम कहां तक पहुंच गए, हम रुधिर के शुद्धिकरण तक पहुंच गए। रुधिर का शुद्धिकरण हो गया। शुद्धिकरण होने के बाद रक्त का शुद्धिकरण होने के बाद रक्त कहां आता है दोस्तों, इस फेफड़े से कहां आएगा, बाएं आलिंद में आएगा। कहां आएगा, बाएं आलिंद में। तो यही बात मैं आपको बता रहा हूं, समझ लेना। फेफड़ों से शुद्धिकरण के बाद, फेफड़ों से शुद्धिकरण के बाद, फेफड़ों से शुद्धिकरण के बाद, शुद्धिकरण के बाद यह शुद्ध रुधिर, यह शुद्ध रुधिर, शुद्ध रुधिर का मतलब होता है बाबू जिसके अंदर ऑक्सीजन घुली हो, यानी O2 युक्त जो रुधिर होता है, उस रुधिर को हम क्या बोलते हैं, उस रुधिर को बोलते हैं शुद्ध रुधिर। क्या बोलते हैं, शुद्ध रुधिर बोलते हैं। तो फेफड़ों से शुद्धिकरण के बाद यह शुद्ध रुधिर, यह शुद्ध रुधिर पल्मोनरी शिरा से होता हुआ, पल्मोनरी शिरा से होता हुआ, पल्मोनरी शिरा से होता हुआ, पल्मोनरी शिरा से होता हुआ बाएं आलिंद में आता है, बाएं आलिंद में आता है, बाएं आलिंद में आता है। यहां तक बात आपको समझ में आई होगी। एक बार फिर से मैं रिपीट करवा देता हूं। सबसे पहले CO2 युक्त जो अशुद्ध रुधिर होता है वो ऊपरी महाशिरा और निम्न महाशिरा से कहां आएगा, दाएं आलिंद में आएगा। जब दाएं आलिंद में संकुचन होगा तो ये अशुद्ध रुधिर कहां आ जाता है, दाएं नीले में आ जाता है। और जब दाएं नीले में संकुचन होता है तो यह अशुद्ध रुधिर पल्मोनरी धमनी से होता हुआ शुद्धिकरण के लिए कहां चला जाता है, फेफड़ों में चला जाता है। फेफड़ों में जाने के बाद वो अशुद्ध रुधिर शुद्ध हो जाता है और शुद्ध होने के बाद वो शुद्ध रुधिर इस पल्मोनरी शिरा से होता हुआ कहां आ जाता है, बाएं आलिंद में आ जाता है। यहां तक खून पहुंच गया। ये जो खून था ये खून यहां आ गया लेकिन ये शुद्ध हो गया। अब क्या हो गया, ये खून शुद्ध हो गया। अब इस भाग में आ गया। अब इस भाग में भी क्या होता है, इस प्रकार से संकुचन होता है। तो इस भाग में संकुचन होगा तो खून कहां से आएगा दोस्त, इस नलिका से, इस रास्ते से होता हुआ इस भाग में आ जाता है। कहने का मतलब जब बाएं आलिंद में, जब बाएं आलिंद में संकुचन होता है तो, जब बाएं आलिंद में संकुचन होता है तो, जब बाएं आलिंद में संकुचन होता है तो यह शुद्ध रुधिर, अब की बार शुद्ध तो है क्योंकि शुद्ध तो यहां पर हो गया था, शुद्ध यहां आया है और शुद्ध यहां आएगा। इस साइड अशुद्ध बहता है, इस साइड शुद्ध बहता है, यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो जब बाएं आलिंद में संकुचन होता है तो यह शुद्ध रुधिर, यह शुद्ध रुधिर, यह शुद्ध रुधिर बाएं आलिंद, बाएं नीले में आ जाता है। कहां आ जाता है, बाएं नीले में आ जाता है, बाएं नीले में आ जाता है। अब समझना दोस्त, जैसे ही इस भाग में इस प्रकार से संकुचन हुआ, इस भाग में संकुचन हुआ तो ये जो शुद्ध रुधिर था ये कहां आ गया, बाएं नीले में आ गया। ये ऊपर वाला बाएं आलिंद, नीचे बायां नीले, तो बाएं नीले में आ गया। अब इस बाएं नीले में भी संकुचन होता है, ये बायां नीले भी इस प्रकार से सिकुड़ता है, तो खून कहां जाएगा, तो बच्चा इस भाग से जुड़ी होती है महाधमनी। क्या जुड़ी होती है, महाधमनी जुड़ी होती है। और महाधमनी हमारे पूरे शरीर में उस खून को वापस पहुंचा देती है। उस खून को महाधमनी के द्वारा वापस पूरे शरीर में पहुंचा दिया जाता है। यही बात मैं आपको बताने वाला था। तो बाबू यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। बाएं आलिंद से कहां जाता है, बाएं नीले में जाता है। और जब बाएं नीले में संकुचन होगा, बाएं नीले में संकुचन से, बाएं नीले में संकुचन से यह शुद्ध रुधिर, यह शुद्ध रुधिर, यह शुद्ध रुधिर, यह शुद्ध रुधिर महाधमनी में प्रवेश कर जाता है। कहां प्रवेश कर जाता है, महाधमनी में प्रवेश कर जाता है, प्रवेश कर जाता है। जैसे ही ये महाधमनी में प्रवेश करता है बाएं नीले से, उसके बाद इसका क्या होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन आप यहां तक बिल्कुल समझ गए होंगे, जो मैंने आपको क्रिया विधि बताई है वो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर बात आपको समझ में आई है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाबू, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए बिल्कुल आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। तो हमारी बात कहां तक आ गई, हमारी बात आ गई महाधमनी तक, यानी खून कहां पर पहुंच गया, महाधमनी में पहुंच गया। कहां पर पहुंच गया बाबू,
महाधमनी में पहुंच गया। अब समझो महाधमनी उसका क्या करती है, उस शुद्ध खून का महाधमनी क्या काम करती है समझो। देखो, महाधमनी के द्वारा महाधमनी फेफड़ों को छोड़कर, महाधमनी फेफड़ों को छोड़कर उस शुद्ध रुधिर को पूरे शरीर में स्थानांतरित कर देती है। चलिए समझो मैंने क्या बताया। जो महाधमनी के अंदर जैसे ही खून जाता है तो महाधमनी क्या करेगी बच्चा, महाधमनी उस शुद्ध रुधिर को फेफड़ों में वापस नहीं भेजती, सिर्फ और सिर्फ फेफड़ों को छोड़कर उस शुद्ध रुधिर को पूरे शरीर में पहुंचा देती है। लेकिन कहां पर नहीं पहुंचाती धमनी, ये महाधमनी कहां पर नहीं पहुंचाती है, ये महाधमनी फेफड़ों में वापस खून को नहीं पहुंचाती है। फेफड़ों में तो सिर्फ और सिर्फ अशुद्ध खून जाता है जो शुद्ध होकर वापस आ जाता है, कहां पर, बाएं आलिंद में, और बाएं आलिंद से बाएं नीले में, और बाएं नीले से कहां चला जाता है, महाधमनी में। और महाधमनी उस खून को, उस शुद्ध रुधिर को फेफड़ों में वापस नहीं भेजती, फेफड़ों को छोड़कर पूरे शरीर में भेज देती है, हमारे सिर में भी, हमारे हाथ पैर सब जगह भेज देती है ना। यही क्रियाविधि है हमारे हृदय की। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है क्रियाविधि के बारे में। काम आपको समझ में आया होगा हमारा हृदय किस प्रकार से काम करता है, बिल्कुल आया है। यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। अब मैं आपको 2-3 पॉइंट और बताऊंगा जो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, देखिए, आपने देखा होगा हमारा जो हृदय है उसमें 2 बार खून आता है, एक साइड अशुद्ध खून, एक साइड शुद्ध खून, इस साइड अशुद्ध, इस साइड शुद्ध। कहने का मतलब हमारे हृदय में शुद्ध और अशुद्ध रुधिर, दोनों प्रकार का रुधिर बहता है। इसलिए हमारे हृदय को दोहरा परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। समझना इस बात को। हमारे हृदय में शुद्ध व अशुद्ध रक्त या रुधिर, शुद्ध व अशुद्ध रुधिर दोनों बहते हैं। इसलिए हृदय को दोहरा परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। दोहरा परिसंचरण तंत्र, समझना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं, किसे कहते हैं बाबू, हृदय को कहते हैं। किसको कहते हैं, हृदय को। क्यों कहते हैं, क्योंकि दोहरा मतलब 2 बार खून 2 बार आता है, एक बार शुद्ध, एक बार अशुद्ध। शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार का खून आता है हमारे हृदय के अंदर, इसलिए हमारे हृदय को क्या कहा जाता है, दोहरा परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दोहरा परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। आई बात समझ में, बिल्कुल आई है साहब, बिल्कुल आई है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे शरीर में दोहरा परिसंचरण तंत्र का काम कौन करता है, तो ध्यान रखना बाबू, हृदय करता है। कौन करता है, हृदय करता है, क्योंकि हृदय में 2 बार खून आता है, एक साइड शुद्ध और एक साइड अशुद्ध, इसलिए इसको दोहरा परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। आपको बात समझ में आई होगी। एक बार क्रिया मैं आपको नॉर्मली बताता हूं, समझना है इस बात को। जैसे मान लो हमारे पूरे शरीर से अशुद्ध खून आया दायां आलिंद में, दाएं आलिंद से दाएं नीले में, दाएं नीले से फेफड़ों में, फेफड़े से वापस बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद से बाएं नीले में, और बाएं नीले से हमारी धमनी में। तो धमनी में शुद्ध खून आएगा और वो शुद्ध खून वापस पूरे शरीर में चला जाएगा, और फिर वो शुद्ध खून है ना, वो तो पूरे शरीर में वितरित हो जाता है, और वहां से वही खून क्या करता है, वापस उस अशुद्ध खून को उठा लेता है जो हमारे शरीर में फिर से बना है। उस फिर से बने हुए शुद्ध अशुद्ध खून को वापस लेके कहाँ जाता है, दाएं आलिंद में। इसी प्रकार से क्रिया चलती रहती है। इसी प्रकार से इस क्रिया का मतलब ये क्रिया कंटिन्यू रहती है, चलती रहती है 24 घंटे, कभी भी रुकती नहीं है ये क्रिया। जब रुक जाएगी तब व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, जब ये क्रिया रुक जाएगी तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो ये थी हमारी हृदय की क्रिया विधि। आपको बात अच्छे से समझ में आई होगी, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अच्छे से आपने लिख भी लिया होगा, बिल्कुल अच्छी बात है। ऐसे ही लिखते चलो बच्चा, आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है, आपके नंबर बहुत ज्यादा आने वाले हैं। अगर इस प्रकार से पढ़ोगे साइंस को तो कभी भी साइंस आपको दुखी नहीं करेगी, कभी भी साइंस आपको दुखी नहीं करेगी अगर आप ऐसे पढ़ते हो तो। अगर आप कोई अलग स्ट्रेटजी अपना लेते हो पढ़ने की, किताब से पढ़ ली, रट लिए, या फिर पीछे क्वेश्चन पढ़ लिए, उससे आपका
उससे आपका फायदा होने वाला नहीं है। आपको इसी प्रकार से साइंस को पढ़ना पड़ेगा, इसी प्रकार से क्रमबद्ध रूप से आप साइंस पढ़ोगे, एक कड़ी बना के साइंस को पढ़ोगे तो आपको अच्छे से याद होगा, इंटरेस्ट भी आएगा, आपके नंबर भी आएंगे। इसी प्रकार से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं पूरी की पूरी साइंस। चलिए, आपको बात समझ में आई जो मैंने बताई? चलिए, मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया। मैंने आपको स्टार्ट करवाया था परिसंचरण तंत्र। क्या स्टार्ट करवाया था? परिसंचरण तंत्र स्टार्ट करवाया था। और परिसंचरण तंत्र को हमने 3 भागों में बांटा था। सबसे पहले हमने पढ़ा था रक्त के बारे में, दूसरा पार्ट था हमारा हृदय, तो रक्त के बारे में पढ़ लिया, हृदय के बारे में पढ़ लिया, रक्त और हृदय के बारे में पढ़ चुके हैं। और तीसरा पार्ट मैंने बताया था बाबू आपको रुधिर वाहिकाएं, रुधिर वाहिनियां, रुधिर वाहिनियों के बारे में मैंने आपको बताया था कि हमारा जो परिसंचरण है उसको 3 भागों में बांटा है हमने, रक्त, हृदय और रुधिर वाहिनियां। इसके बारे में पढ़ चुके हैं, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब हमारा जो टॉपिक आएगा वो क्या आएगा? रुधिर वाहिनियों का आएगा। किसका आएगा बाबू? रुधिर वाहिनियों का आएगा। तो आप हेडिंग लगा सकते हैं 3 नंबर रुधिर वाहिनियां। आप हेडिंग लगा सकते हैं रुधिर वाहिनियां। 3 नंबर है रुधिर वाहिनियां, रुधिर वाहिनियां। चलिए, रुधिर वाहिनियों के बारे में चर्चा करते हैं। रुधिर वाहिनियां तो समझना, जो रुधिर वाहिनियां होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं वही हमें पढ़ना है। रुधिर वाहिनियां कितने प्रकार की होती हैं वही हमें पढ़ना है। तो समझना बच्चा, मानव शरीर में 3 प्रकार की रुधिर वाहिनियां पाई जाती हैं। रुधिर वाहिनियां पाई जाती हैं, 3 प्रकार की रुधिर वाहिनियां पाई जाती हैं। अब वो 3 प्रकार की कौन कौन सी होती हैं वही हम पढ़ने वाले हैं। 1 नंबर है बच्चा धमनी, 1 नंबर धमनी, 2 नंबर सीरा, 2 नंबर सीरा और 3 नंबर है केशिका। कोशिका नहीं है ये केशिका है। क्या है? केशिकाएं, केशिका या फिर केशिकाएं। कोशिका अलग होती है, केशिका अलग होती है। केशिका तो एक क्या होती है? नलिका होती है। और कोशिका एक प्रकार का अंग है हमारा, जो हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बनता है। कभी मैं आपको बताऊंगा, एक्स्ट्रा कोशिका के बारे में बताऊंगा, टेंशन मत लो। तो अब हमें धमनी, सीरा और केशिका के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले शुरू करते हैं धमनी को। सबसे पहले किसको शुरू करते हैं? धमनी को शुरू करते हैं। और धमनी की परिभाषा मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। धमनी की परिभाषा मैं आपको बता रहा हूं। धमनी होती क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। धमनी होती क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं, तो समझ लेना अच्छे से। यानी धमनी क्या काम करती है? धमनी का काम क्या है? धमनी का काम फेफड़ों से या हृदय से शुद्ध रुधिर को संपूर्ण शरीर में पहुंचाना, संपूर्ण शरीर में पहुंचाने का कार्य करती हैं, पहुंचाने का कार्य करती हैं। कौन करती हैं बाबू? धमनियां। कौन करती हैं? धमनियां। यानी धमनियां उसको बोलते हैं जिसके अंदर शुद्ध रुधिर बहता है। धमनियों के अंदर क्या बहता है? शुद्ध रुधिर बहता है, यानी शुद्ध खून बहता है, ऑक्सीजन युक्त खून बहता है। ध्यान रखना। तो ध्यान रखना, हृदय से जो शुद्ध खून होता है उस शुद्ध खून को पूरे शरीर में पहुंचाने का काम किसका होता है? धमनियों का होता है। कहने का मतलब धमनियों में शुद्ध रुधिर परिवहन होता है, शुद्ध रुधिर बहता है, शुद्ध रुधिर बहता है। किसके अंदर? धमनियों के अंदर। धमनियों में कौन सा खून बहता है? शुद्ध खून बहता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन मिली हो वो खून बहता है धमनियों के अंदर। लेकिन एक बात बाबू आपको ध्यान रखनी अच्छे से, एक बात मैं आपको नोट में बता रहा हूं, नोट में आपको ध्यान रखना है। देखो मैंने क्या बताया, धमनी के अंदर कौन सा खून बहता है? धमनी में शुद्ध खून बहता है। लेकिन एक धमनी ऐसी है जिसके अंदर शुद्ध खून नहीं बहता, एक धमनी ऐसी है जिसके अंदर शुद्ध खून नहीं बहता, और सभी धमनियों में शुद्ध खून बहता है। जितनी भी हमारे शरीर में धमनियां होती हैं उसमें सभी में शुद्ध खून बहता है, लेकिन एक धमनी में एक शुद्ध खून नहीं बहता। उस धमनी का नाम आपको याद रखना है, नोट में ध्यान रखना। पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध खून बहता है, अशुद्ध रक्त या रुधिर बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। अभी अभी अगर आपको याद है तो मैंने बताया था, फेफड़ों में जो धमनी जाती है ना, फेफड़ों में जो नलिका जाती है दाएं नीले से जो फेफड़ों में नलिका जाती है उसको बोलते हैं पल्मोनरी धमनी। और पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध खून बहता है। कौन सा खून बहता है? अशुद्ध खून बहता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है।
पल्मोनरी धमनी के अंदर अशुद्ध खून बहता है। इस पल्मोनरी धमनी को छोड़कर जितनी भी धमनियां होती हैं उसमें सभी में क्या होता है, शुद्ध खून बहता है। लेकिन ये एक अपवाद है जो आपको ध्यान रखना है। तो धमनी के बारे में आपको बात समझ में आई होगी, बिल्कुल आई है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट सीरा के बारे में। चलिए आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत अच्छी बात है। अब हम चर्चा करते हैं किसकी, अब हम चर्चा करते हैं सीरा की। किसकी चर्चा करते हैं, सीरा की चर्चा करते हैं। समझना सीरा के बारे में, 2 नंबर पॉइंट है सीरा। सीरा के बारे में आपको यहां पर बता रहा हूं। यानी सीरा का क्या काम होता है, संपूर्ण शरीर से अशुद्ध खून या अशुद्ध रक्त का मतलब होता है CO2 युक्त रक्त, CO2 युक्त रक्त। यानी ध्यान रखना, संपूर्ण शरीर से अशुद्ध रक्त जो होता है ना, अशुद्ध रक्त, संपूर्ण शरीर से अशुद्ध रक्त को यानी CO2 युक्त रक्त को हृदय तक लाने का कार्य करते हैं। हृदय तक लाने का कार्य कौन करती हैं, ये शिराएं करती हैं। देखिए धमनी तो क्या करती है, धमनी तो हमारे हृदय से खून को कहां पहुंचा देगी, पूरे शरीर में। और पूरे शरीर से अशुद्ध खून को कौन लेके आएगी, हृदय तक शिरा लेके आएगी। यानी धमनी तो इस प्रकार से पूरे शरीर में पहुंचाती है और शिरा क्या करती है, वापस उस खून को वापस कहां लेके आती है, हृदय तक लेके आती है। तो संपूर्ण शरीर से अशुद्ध रक्त को हृदय तक लाने का काम शिरा का, और हृदय से संपूर्ण शरीर में खून को ले जाने का काम किसका है, धमनी का है। लेकिन धमनी शुद्ध खून को लेके जाती हैं और शिरा कौन सी खून को लेके जाती है, अशुद्ध खून को लेके जाती है। और यही बात आपको आगे लिखनी है कि इसमें क्या बहता है, अशुद्ध खून या अशुद्ध रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है किसके अंदर, शिरा के अंदर। शिरा के अंदर अशुद्ध रक्त बहता है, बाबू ध्यान रखना आपको अच्छे से। शिरा के अंदर अशुद्ध रक्त बहता है और धमनी के अंदर शुद्ध रक्त बहता है। लेकिन उसी प्रकार से आपको इसमें भी एक नोट में बात ध्यान रखनी है, जिस प्रकार से मैंने आपको धमनी में बताई थी। यानी सभी शिराएं क्या करती हैं, अशुद्ध खून को लेके जाती हैं। लेकिन एक शिरा ऐसी होती है जो अशुद्ध खून को नहीं लेके जाती, वो शुद्ध खून को लेके जाती है। उस शिरा का क्या नाम है, तो ध्यान रखना, पल्मोनरी शिरा शुद्ध रक्त का, पल्मोनरी शिरा में शुद्ध रक्त बहता है पल्मोनरी शिरा में। मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि जो शिरा होती है उसमें तो अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन ये अपवाद है। पल्मोनरी शिरा एक ऐसी शिरा होती है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। कौन सा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है, और सभी शिराओं में अशुद्ध बहता है। ये बात आपको समझ में आई, बिल्कुल आई। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बाबू, बहुत अच्छा, जबरदस्त। हाँ, अब हम बात करते हैं किसकी, केशिका की। किसकी बात करते हैं, केशिका की बात करते हैं। तो केशिका क्या करती है वो समझना। तीसरी बात आती है केशिका की। केशिकाएं क्या करती हैं, केशिकाएं वो छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं जो जहां पर शिराएं नहीं पहुंच पाती, जहां पर धमनी नहीं पहुंच पाती। यानी ऐसी जगह है जहां पर शिरा और धमनी नहीं पहुंच पाती, वहां पर कौन काम करती हैं, वहां पर धमनी और शिरा के जैसे ही केशिकाएं काम करती हैं। यानी जहां पर धमनी और शिरा नहीं पहुंच पाती उस भाग में केशिकाएं काम करती हैं। जैसे हमारी अंगुली हो गई, अंगुली में धमनी नहीं जा सकती, तो यहां पर कौन काम करेगी, केशिका काम करेगी। हमारे कान है, हमारा कान में क्या नहीं पहुंच पाती, धमनी और शिरा नहीं पहुंच पाती, तो यहां पर कौन काम करती है, केशिका काम करती है। तो ध्यान रखना, केशिका क्या काम करेगी, पोषक पदार्थ या फिर पोषक पदार्थों का या फिर पदार्थों का उत्तक तथा रक्त के बीच आदान प्रदान करती हैं। समझना इस बात को। जैसे हमारा कान है, कान में खून की नलिका नहीं जा सकती, यानी धमनी नहीं जा सकती, शिरा नहीं जा सकती, तो क्या करेगी, खून यहां तक आ जाएगा। अब यहां से खून लेके कहां जाएगी, ये नलिका, ये केशिका हमारे कान में जाएगी और कान से वापस कोई पदार्थ वापस खून को दे देगी। यानी कहने का मतलब उत्तक और
उत्तक और रक्त के बीच में जो पदार्थ होते हैं उनका आदान प्रदान करने का काम किसका होता है? केशिका का होता है। किसका होता है बाबू? केशिका का होता है। आप ये बात भी ध्यान रख सकते हो, धमनी व शिरा को जोड़ने का कार्य, धमनी व शिरा को जोड़ने का कार्य किसका होता है? धमनी और शिरा को जोड़ने का कार्य इसी केशिका का होता है। किसका होता है बाबू? इसी केशिका का होता है धमनी और शिरा को जोड़ने का कार्य। धमनी और शिरा को जोड़ने का काम कौन करती है? केशिका करती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 नंबर का कि धमनी और शिरा को जोड़ने का कार्य किसका होता है? तो धमनी और शिरा को जोड़ने का कार्य होता है बाबू केशिका का। किसका होता है? केशिका का होता है, जो आपको ध्यान रखना है। चलिए, इतनी बात थी, हमारा परिसंचरण तंत्र कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको बता दूं, इसको पहले आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो अच्छे से, फिर हम थोड़ी सी चर्चा और करते हैं। बिल्कुल आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब समझना हमने क्या क्या पढ़ लिया और हमें क्या क्या और पढ़ना है। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था, चैप्टर नंबर 2 6 नंबर का है, लेकिन बड़ा चैप्टर है। इसमें वीडियो 15 से 20 वीडियो आएंगे इस अकेले के। बोर नहीं होना है, अच्छे से पढ़ना है। मैं आपको एक एक पॉइंट करवाऊंगा, एक एक पॉइंट, एक एक बात मैं आपको करवाने वाला हूं। देखिए, समझिए इस बात को, समझना इस बात को। मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था पाचन तंत्र। सबसे पहले हमने पाचन तंत्र पढ़ा था। पाचन तंत्र की बनावट हमने पढ़ ली थी, पाचन तंत्र की बनावट, और फिर हमने पढ़ी थी क्रियाविधि, है ना। फिर हमने क्रियाविधि पढ़ी थी। फिर पाचन तंत्र के बाद हमने पढ़ा श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र में हमने बनावट पढ़ी थी। फिर हमने इसकी क्या पढ़ी थी? क्रियाविधि पढ़ी थी, क्रियाविधि, है ना। फिर हमने स्टार्ट किया था किसको? श्वसन तंत्र के बाद हमने स्टार्ट किया था परिसंचरण को। किसको स्टार्ट किया था? परिसंचरण को। और परिसंचरण में 3 भाग थे, रक्त था, पढ़ लिया, हृदय था, वो भी पढ़ लिया, और 3 नंबर था रक्त वाहिनियां, रक्त वाहिनियां, तो उनके बारे में भी पढ़ लिया। यानी हमारा पाचन तंत्र कंप्लीट हो गया, हमारा श्वसन तंत्र कंप्लीट हो गया, हमारा परिसंचरण तंत्र कंप्लीट हो गया। इतने पार्ट तो हमने कंप्लीट कर लिए। अब बात आती है कितने पार्ट और बचे हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। इस चैप्टर में, इस 2 नंबर चैप्टर में कितने पार्ट और बचे हैं वो मैं आपको बता देता हूं। इसके आगे आने वाला है उत्सर्जन तंत्र। कौन सा तंत्र? उत्सर्जन तंत्र। उसके बाद हम पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र। कौन सा तंत्र? तंत्रिका तंत्र। फिर हम पढ़ेंगे जनन तंत्र। कौन सा तंत्र? जनन तंत्र। और फिर हम पढ़ेंगे अंतःस्रावी तंत्र। कौन सा तंत्र? अंतःस्रावी तंत्र। तो ये 4 भाग और बचे हुए हैं अभी इस चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर में ये 4 भाग और बचे हुए हैं। लगभग मान के चलो 8 वीडियो और आएंगे। कितने वीडियो और आएंगे? कम से कम 8 वीडियो। 10 भी हो सकते हैं, 11 भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम मैं आपको 8 वीडियो बता रहा हूं। 8 वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आप अच्छे से दिल थाम के बैठिए, जबरदस्त तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। एक एक पॉइंट, एक एक क्वेश्चन का आंसर मैं आपको करवाने वाला हूं। कभी भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कभी भी आपको घबराना नहीं है। आपका काम बस पढ़ने का है। बस पढ़ो अच्छे से, दम लगा के पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, जी लगा के पढ़ो, मेहनत करो, अच्छे से मेहनत करो। दोस्त, अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे 10th क्लास में तो आपके नंबर अच्छे आएंगे। अगर नंबर अच्छे आएंगे तो आपकी जिंदगी संवर जाएगी, वरना आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर आप 10th क्लास में अच्छे से नहीं पढ़े तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और आपके लिए देखो, घर बैठे हम इतनी कोशिश करके आपके घर तक, आपके मोबाइल तक आपकी वीडियो पहुंचा रहे हैं, और वही वीडियो जो आपको अच्छे से स्कूलों में नहीं मिलते। ऐसी शिक्षा आपको अच्छे से स्कूलों में नहीं मिलेगी, ऑफलाइन क्लास में नहीं मिलेगी। जो शिक्षा हम आपको दे रहे हैं, जो शिक्षा हम आपको दे रहे हैं, वैसी शिक्षा आपको बड़े बड़े स्कूलों में नहीं मिलती है। इसलिए इस शिक्षा का फायदा उठाओ, इस लॉकडाउन का फायदा उठाओ और अच्छे से पढ़ाई करो। उम्मीद करता हूं हमारे सभी टीचरों की क्लास से आपको प्रॉपर ढंग से मिल रही होंगी और आप प्रत्येक टीचर की क्लास का फायदा अच्छे से उठा रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज की इस क्लास को यहीं पर स्टॉप करता हूं। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भीम। लव यू सभी को, थैंक यू, बाय बाय। अच्छे से पढ़ना है। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके जाना, पास में इस प्रकार का चिन्ह है उसको दबा देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में सब्सक्राइब नाम है उसको सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। टेलीग्राम पर भी फॉलो कर लेना। टेलीग्राम का चैनल का जो लिंक है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, या आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं ज्ञान का अड्डा, जिससे कि आपको पीडीएफ वगैरह मिल सके। तो आज की इस क्लास में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लव यू सभी को, थैंक यू, बाय बाय।